आप पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इसमें पिछली क्लास में आपने समांतर माध्य के फॉर्मूले कर लिए थे, एक दो एग्जाम्पल भी किए थे, कुछ एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। समांतर माध्य अपन ने पढ़ा था, कोई डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है, जैसे वेरिएबल एक्स वेरिएबल है आपके पास और उसकी फ्रीक्वेंसी एक्स वेरिएबल और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। एक्स की वैल्यू जाए x1 x2 x3 अप टू xn, x1 x2 x3 अप टू xn ये वेरिएबल हैं और इनकी ये फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, f1 f2 f3 डॉट 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 fn ये दे रखी है। तो आपने अर्थमेटिक मीन निकाला था। एक तो डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड क्या था अपने पास, वो था x बार इक्वल टू समीशन fi xi अपॉन कैपिटल n क्या था यहाँ पर, n आपके पास था समीशन ऑफ fi, सारी बारंबारताओं का योग। ये तो डायरेक्ट मेथड था। एक आपने शॉर्टकट मेथड देखा था, एज्यूम मीन वाला, कल्पित माध्य वाला। उसमें क्या करते हैं अपन, किसी एक वेरिएबल ए को एज्यूम कर लेते हैं कि मान लिया ये इसका माध्य है, कल्पित माध्य है, तो अब उसकी सहायता से, यानी ए अगर एज्यूम किया तो उसके डेविएशंस लेते हैं सभी वेरिएबल से, और डेविएशंस को अपन डी से डिनोट करते थे। तब अर्थमेटिक मीन क्या आया था, तब आपके पास अर्थमेटिक मीन आ गया था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन वही समीशन ऑफ एफ आई। फिर अगर वेरिएबल यहाँ, अब एक जैसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि यहाँ ये वेरिएबल ना देके यहाँ क्लास दे रखी थी, आपको वर्ग दे रखे थे। जैसे पहला क्लास हो गई A1 B1, दूसरा A2 B2 और तीसरी A3 B3, और इसी तरह से लास्ट क्लास हो गई AN BN। तब किस तरह मीन निकालते थे, फिर अपन इसका मिड वैल्यू लेते थे। सपोज इसकी मिड वैल्यू, इसका मध्यमान क्या है, x1 है, इसका मध्यमान x2 है, इसका मध्यमान x3 और लास्ट क्लास का मिड वैल्यू xn है। तो अब दो तरीके तो यही थे, डायरेक्ट मेथड और एक और किया था आपने स्टेप डेविएशन मेथड। वहाँ क्या करते थे अपन, नया वेरिएबल एज्यूम करते थे ui, और वो किसके बराबर था, वो बराबर था आपके पास xi माइनस a अपॉन h क्या है, ये जो वर्ग दे रखे हैं इनका क्लास इंटरवल था, और सभी का क्लास इंटरवल सेम रहता है अपने पास यहाँ। तब अपने पास जो मीन निकाल रहे थे वो आया था x बार बराबर a प्लस h समीशन एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल N। जो लास्ट मेथड है इसमें क्या है, वेरिएबल यू आई जो बनाते हैं और छोटे छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे, तो कैलकुलेशन आसान रहती है। तो इस तरह से आपने ये समांतर माध्य निकालने के तीन फार्मूले थे अपने पास, तीनों फार्मूले पढ़ लिए थे और तीनों पे आधारित कुछ एक दो क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब आगे देखते हैं आप। अब आता है समांतर माध्य के गुण दोष, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो मेरिट्स यानी कि कुछ विशेषताएं, खूबियाँ, और डीमेरिट्स यानी कुछ इसकी कमियां, दोष। तो कौन कौन से इसके मेरिट्स होते हैं, विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। समांतर माध्य की गणना करना सरल रहता है, एक मतलब बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन होती है, सभी को ऐड करो और नंबर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड कर दो। एक ये सारे ऑब्जर्वेशंस पर मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस की सहायता से इसकी कैलकुलेशन होती है, सभी प्रेक्षणों पर ये आधारित है, तो ये भी एक इसकी खूबी है। और जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है बहुत जगह, तो वहाँ भी ये उपयुक्त रहता है, जो सांख्यिकीय विश्लेषण में ये लाभदायक रहता है, और जो एवरेज है उनके कंपैरिजन में। इसके अलावा क्या है, ये हमेशा फिक्स, फाइनाइट यानी कि परिमित, और सदैव आपका क्या है, यूनिक रहता है। ऐसा नहीं है आप कोई सीरीज दे रखी है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आप अर्थमेटिक मीन निकालें और दो अर्थमेटिक मीन हो जाएं, ऐसा नहीं होता। ये यूनिक अर्थमेटिक मीन होता है और फाइनाइट होता है हमेशा। इसकी अपन ये क्या कहते हैं, शुद्धता की भी जांच कर सकते हैं, मतलब ये वेरीफाई कर सकते हैं कि सही आया है कि नहीं आया है, और एक इसमें स्टेबिलिटी रहती है। तो इन्हीं को एक बार अपन पढ़ लेते हैं। समांतर माध्य के गुणधर्म की बजाय अपन कहेंगे ये गुण या इसकी खूबियाँ, कुछ विशेषताएं। हाँ, मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य की गणना करना सरल है, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इज सिंपल। अर्थमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये समांतर माध्य सभी प्रेक्षणों पर आधारित रहता है। इट इज़ यूजफुल इन अदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अन्य सांख्यिकीय विश्लेषणों में ये प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग काफ़ी बार होता है। समांतर माध्य परिमित और सदैव अद्वितीय होता है। अर्थमेटिक मीन इज फाइनाइट एंड यूनिक यानी कि अभी डिस्कस कर रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता कि अर्थमेटिक मीन निकालें और डबल आ जाए, एक स्टूडेंट निकाले कुछ आ जाए, दूसरा स्टूडेंट निकाले कुछ आ जाए। इसकी एग्जैक्टनेस की जो
एग्जैक्टनेस है उसको भी अपन चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टनेस ऑफ अर्थमेटिक मीन कैन बी चेक्ड, इसकी शुद्धता की जांच की जा सकती है। समांतर माध्य के मान में स्थिरता रहती है, मतलब रिजिडनेस रहती है। जो आपने कैलकुलेट किया, जैसे 3 वेरिएबल हैं अपने पास 10, 20, 30। अब आपसे कहा कि इसका अर्थमेटिक मीन निकालो, तो तीनों को ऐड कर देते हैं। 10 + 20 + 30 60 आ गया। 60/3 20, तो 20 ही आएगा। ऐसा नहीं है कहीं 20.5 आ जाए, कहीं 19.5 आ जाए, ऐसा नहीं है। इसी तरह इसकी कुछ कमियां भी हैं। समांतर माध्य के दोष, तो समांतर माध्य के दोष में क्या है, कभी कभी ये ऐसी गणना आ जाती है कि जो चर की प्रकृति है उसके अनुसार संभव नहीं होता। कैसे संभव नहीं होता? जैसे आप ग्रुप से कोई कंपटीशन हो रहा है, एक ग्रुप में 6 व्यक्ति हैं, एक ग्रुप में 5 व्यक्ति हैं, एक में 8 हैं और एक है, उनका अपन मीन निकालें। तो मीन निकालने पर कभी आ जाए आपके पास 6.5% हो गए या 6.4 हो गए, तो 6.4 आदमी कैसे लाएंगे? मतलब अलग अलग ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स में उनके क्या है, नंबर ऑफ पर्सनस हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं। तो उनके अगर एवरेज निकालें कि एक ग्रुप में कितने हैं और ग्रुप में निकालें और वो 6.5 आ जाए आदमी, तो ये अपने उस पर सूट नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका दोष भी है। ये ऐसा नहीं है किसी एक मूल के अनुपस्थित होने पर समांतर माध्य की गणना संभव नहीं है। मतलब आप जैसे 10 वेरिएबल हैं, उनका मीन निकालना है और एक आपको नहीं पता हो, गायब हो, तो आप नहीं निकाल सकते। यानी कि जो हैं तो सारे के सारे अवेलेबल होने चाहिए। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ वन ऑब्जर्वेशन इज एब्सेंट। अगर एक ऑब्जर्वेशन एब्सेंट है, एक या एक से ज़्यादा, तो उनकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उन पर इन पर ज़्यादा असर पड़ता है। जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, चरम मान होते हैं, उनका इस पर ज़्यादा असर पड़ता है, यानी कि उनसे प्रभावित ज़्यादा होता है। और फिर इसका इंस्पेक्शन से अपन निर्धारण नहीं कर सकते। और पढ़ते हैं 2, समांतर माध्य की गणना पर चरम मानों का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। अर्थमेटिक मीन इज सीरियसली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। यानी कि जैसे आप कोई स्टूडेंट है, उसके स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स ले रहे हैं अपन, जैसे 9 से कैलकुलेट कर दिया आप, 9th में 60% थे, 10th में 65% थे, 11th में 70% थे, 12th में 60% थे। अब वो ग्रेजुएशन करने गया एकदम 90% आ गए, 90% आ गए, एक बार 100% आ गए एक साल, तो उससे असर पड़ जाएगा। यानी कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनसे इस पर असर पड़ता है। और ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई इंस्पेक्शन, मतलब निरीक्षण द्वारा इसका निर्धारण संभव नहीं होता। अब अपन आते हैं, नया कॉन्सेप्ट आ गया, वेटेड मीन और यू कैन से वेटेड अर्थमेटिक मीन, भारित समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य कब निकालते हैं? कई बार कुछ ऐसी चर आ जाते हैं, ऐसे वेरिएबल्स आ जाते हैं, इनकी मानों को आप नाप नहीं सकते। जैसे क्लास में स्टूडेंट है बहुत से, आपको ईमानदारी का एवरेज निकालना है। अब ईमानदारी को कैसे तोलें आप? ऐसा तो कह नहीं सकते कि साहब ये 4 किलो वाला ईमानदार है, ये 2.5 किलो वाला ईमानदार है, या 2 मीटर वाला ईमानदार है, तो इसको आप मेजर नहीं कर सकते। जब ऐसे प्रॉपर्टीज, ऐसे गुणों का माध्य निकालना हो जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो, तो अपन क्या है, उनको रैंक दे देते हैं, रैंक या वेट दे देते हैं। वेट यहाँ इंपॉर्टेंस को बता रहा है, मतलब कुछ ऐसे वेरिएबल से उनको व्यक्त कर देते हैं। जैसे 1 नंबर का महत्वपूर्ण आदमी है, 2 नंबर का महत्वपूर्ण आदमी है। महत्वपूर्ण यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। वेट कहते हैं वजनी आदमी है। कैसे हैं? जैसे वजनी, जैसे आजकल अपने अमित शाह जी हैं, बहुत वजनी आदमी है। वजनी से आदमी ऐसा नहीं कि 200 किलो के हो गए, ऐसा उनकी बात में दम है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उनकी। तो इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं कि उनको अपन रैंक दे देते हैं, वेरिएबल को रैंक दे देते हैं या वेट दे देते हैं। वेट इंपॉर्टेंस को व्यक्त कर रहा है। जैसे वेरिएबल हो गए अपने पास x1 और इसकी फ्रीक्वेंसी की बजाय क्या दे दिया, वेट W1, यानी कि W1 इम्पोर्टेंस है इसकी। इम्पोर्टेंस जैसे कई बार 10 नंबर का इम्पोर्टेंस है, कोई 9 नंबर का इम्पोर्टेंस है, कोई 1 नंबर की इम्पोर्टेंस है, इस तरह से। और वेरिएबल x1 W1, x2 W2, x3 W3 और डॉट 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 xn Wn। तो जो फ्रीक्वेंसी की बात चल रही थी, अब फ्रीक्वेंसी नहीं होकर अब क्या दे दिया आपने, वेट दे दिए, इंपॉर्टेंस व्यक्त करने वाले नंबर दे दिए। अब इनका मीन कैसे निकालते हैं? वही पुरानी तरीके से, वेट को कैसे यूज कर लेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी की तरह यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे x बार वेटेड अर्थमेटिक मीन, भारित समांतर माध्य, तो x1 W1 बार, x1 का वेट W1 है तो अपन क्या लिखेंगे, W1 x1। x2 का वेट W है तो क्या लिखेंगे आप, W2 x2, W3 x3। बिल्कुल फॉर्मूला वैसे ही है जैसे पहले करते थे, Wn xn, और नीचे सारी फ्रीक्वेंसीज का सम होता था, यहाँ सारे वेट का सम हो गया, सारे भारों का योग हो गया, ये हो गया। सिंबल
नोटेशंस में लिखें सिग्मा नोटेशन में, तो ऊपर क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई, और नीचे आपका समीशन ऑफ डब्ल्यू आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये वेटेड मीन हो गया। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, कैलकुलेशन भी उसी तरह से करेंगे, लेकिन अब बारंबारता बंटन की बजाय ये डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रीक्वेंसी देते थे, फ्रीक्वेंसी की जगह वेट दे दिया, और वेट किसको व्यक्त कर रहा है, उनकी इंपोर्टेंस को। इसी को पढ़ लेते हैं एक बार। भारित समांतर माध्य वेटेड अर्थमेटिक मीन, यदि चर x के n मानों x1 x2 x3 अप टू xn के संगत भार w1 w2 w3 अप टू wn हो तो इनका भारित माध्य। अगेन if weights of n variables x1 x2 x3 up to xn are w1 w2 w3 .wn respectively, then their weighted arithmetic mean w bar is given by w bar equal to w1 x1, w bar लिख दिया है, या कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं x बार और यहाँ w लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाता है, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस wn xn अपॉन w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस प्लस wn, और सिग्मा नोटेशन में लिखेंगे तो क्या आ जाता है, समीशन wi xi अपॉन समीशन wi, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये भारित माध्य की बात हो गई। इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का भारित माध्य जिसका भार संगत संख्याओं के वर्गों के तुल्य होगा। अगेन द वेटेड मीन, और यू कैन से वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स व्हेन देयर वेट्स आर इक्वल टू देयर स्क्वायर्स विल बी। क्या होगा, तो देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, ये तो x ले लेते हैं, ये वेट ले लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, x के मान दे दिए 1 2 3 अप टू n, और उनके बाहर कैसे हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर व्हेन देयर वेट्स आर इक्वल टू देयर स्क्वायर्स, उनके वर्गों के बराबर हैं, वर्गों के तुल्य हैं। तो जो पहला नंबर है 1, उसका वेट कितना हो गया, 1 स्क्वायर हो गया। 2 का वेट कितना हो गया, 2 स्क्वायर। 3 का वेट 3 स्क्वायर, और इसी तरह से n का वेट n स्क्वायर हो गया। यानी आपको x की वैल्यू दे दी और उनकी फ्रीक्वेंसी के बजाय वेट्स दे दिए, भार दे दिए, तब इसका भारित मान निकालें। एक तो कैलकुलेशन से निकाल लें और एक ऑप्शन से निकालेंगे। तो पहले तो ऑप्शन से देख लेते हैं। अपन 2 पदों का निकालते हैं, 2 पदों का भारित माध्य। 2 पदों का निकालना आसान है, तो 2 पदों का भारित माध्य क्या आएगा, लिख लिया आपने। पहला तो 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। w1 की जगह 1 का वेट तो कितना है, 1 स्क्वायर है, 2 का वेट कितना है, 2 स्क्वायर है, तो w1 x1 प्लस w2 x2 कर दिया। ऊपर 1 और 2 स्क्वायर प्लस 2, 8 प्लस 1 9 अपॉन 5 आ गया। n बराबर 1 भी रख सकते थे, पर 1 से कई आंसर सेम आ जाते हैं, तो इसलिए अपन ने वो 2 रख दिया। अब n बराबर 2 रखें आप इसमें, देखें किससे 9/5 आ रहा है, पहले वाले से नहीं आ रहा, तो पहला वाला गलत हो गया। n बराबर 2 इसमें रखें, सेकंड वाले में 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18, 18 और नीचे कितना हो गया 2 5, तो यही आ गया। दोबारा से रख दें, n बराबर 2 रखते हैं, 3 इंटू 2 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 1 9/5। तो कौन सा आंसर आ गया आपके पास, सेकंड आंसर आ गया। और चेक करते हैं, थर्ड वाले में रखते हैं, n बराबर 2 रखें, 2 प्लस 2 4, 4 गुणा 5 20, 20/6, ये भी नहीं आ रहा, और इसी तरह से ये भी नहीं आ रहा। तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड आंसर आ गया। ये अपन ने क्या किया, कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ आंसर चेक किए। अगर n बराबर 1 रखते तो 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 आता, तो 1 से कई आंसर आ रहे थे, इसलिए अपन ने 1 नहीं रखा। तो n बराबर 2 रख के आपने चेक कर लिया और ये आंसर आ गया। अब अपन डिटेल मेथड देखते हैं। डिटेल्ड मेथड, विस्तृत विधि। क्या आएगा, x बार वेटेड, तो देखें वेरिएबल क्या थे 1 2 3 अप टू n, और उनके वेट क्या थे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो अपन करते हैं w1 इंटू x1, एंड w1 तो हो गया 1 स्क्वायर, और x1 कितना हो गया 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 स्क्वायर नहीं 1 स्क्वायर इंटू 1, मैंने प्लस गलत बोल दिया, w1 x1 w2 x2 प्लस w3 x3, और w क्या है उनके स्क्वायर हैं, तो 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 3 एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर इंटू n अपॉन सारे वेट्स का सम, सारे भारों का योग, और ऊपर 1 स्क्वायर इंटू 1 वो तो 1 क्यूब हो गया,
2 स्क्वायर इंटू 2 ये 2 क्यूब हो गया, तो ऊपर तो क्या हो गया, क्यूब हो गए सारे। और इन घनों का योग, क्यूब्स का सम तो आप जानते हैं, और नीचे वर्गों का योग हो गया, ये भी आप जानते हैं। तो सबकी वैल्यू रख देते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कितना आ जाएगा, वो आता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो वो कितना आता है, वो आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 को अपन ने ऊपर लिख दिया। अब जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर देखें, n इंटू n प्लस 1 कैंसिल हो गया, स्क्वायर है, यहाँ नीचे सिंगल है तो वो बचा ऊपर n इंटू n प्लस 1। ये आ रहा है आपके पास 2, और होल स्क्वायर भी है 2 स्क्वायर, तो एक 2 3 से कैंसिल कर दिया, तो 6 से कैंसिल कर दिया, तो 3 और 2 नीचे बचा, और नीचे क्या आया दूसरा फैक्टर 2n प्लस 1। तो देयरफॉर वेटेड मीन, देयरफॉर एक्स डब्ल्यू बार, वो आपने लिख दिया 3n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स 2n प्लस 1। ये आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन आ गया। और देखें यही दे रखा था आपका 3n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 2n प्लस 1। क्या था, एक बार दोबारा देखते हैं क्या क्या दे रखा था आपको। आपको दे रखा था n नंबर्स दे रखे थे 1 2 3 अप टू n तक, और उनके वेट दे दिए थे। वेट क्या थे, 1 का वेट 1 स्क्वायर, 2 का वेट 2 स्क्वायर, 3 का वेट 3 स्क्वायर, डॉट 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 n वाला n का वेट n स्क्वायर। और आप इसका वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालो, भारित माध्य निकालें। तो अपने जो फॉर्मूला था उसमें रख दिया, x और w के मान रख दिए सारे। तो अपने पास ऊपर आ गया 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट 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 n स्क्वायर इंटू n। और नीचे सारे वेट का सम, सारे भारों का योग, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ऊपर वो क्यूब हो गए और नीचे स्क्वायर्स का सम हो गया। ऊपर क्यूब्स का सम, नीचे स्क्वायर्स का सम। ये सारे से पहले से फॉर्मूले पता थे आपने, तो फॉर्मूले लिखे और लिख के फाइनली आंसर कितना आ गया, 3n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स 2n प्लस 1। तो ये आंसर आया। फिर आगे बढ़ते हैं। 10th एग्जाम्पल 10th, जयपुर की एक फैक्ट्री में 60 कुशल, 30 अर्धकुशल और 10 अकुशल मजदूर काम करते हैं, जिनकी दैनिक मजदूरी क्रमशः 600 रुपये, 400 रुपये और 200 रुपये है। दैनिक मजदूरी का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। अगेन देयर आर 60 स्किल्ड, 30 सेमी स्किल्ड एंड 10 अनस्किल्ड वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री इन जयपुर। देयर रेस्पेक्टिव डेली अर्निंग्स आर ₹600, ₹400 एंड ₹200। फाइंड द वेटेड मीन ऑफ देयर डेली अर्निंग ऑफ वर्कर्स। फाइंड द वेटेड मीन ऑफ डेली अर्निंग ऑफ वर्कर्स। तो देखें 3 टाइप के वर्कर्स हैं आपके पास, और ये इनकी अर्निंग हो गई। कौन कौन से वर्कर्स हैं, मतलब कितने हैं, 60 वर्कर तो आपके स्किल्ड हैं, 30 सेमी स्किल हैं और 10 अनस्किल्ड हैं। और इनकी जो इनकम है, अर्निंग है, अर्निंग क्या क्या दे रखी है, ये दे रखी है आपकी 600, इसकी दे रखी है 400 और ये दे रखी है 200। बस इसका मीन निकालना है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती थी उसको तो अपन वेट की तरह काम में ले लेंगे। तो लिखते हैं फिर, दिए प्रेक्षणों का भारित माध्य वेटेड मीन। तो देखो क्या लिख देते हैं अपन, एक्स डब्ल्यू बार। क्या क्या लिखेंगे, जो कुशल हैं उनका क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स तो 60 है, और वेटेड वेट वो कितना है, उनकी इनकम 600, तो 60 इंटू 600। सेमी स्किल हैं वो 30 है, और उनकी पेमेंट कितना है, डेली वेजेज कितनी है 400। और फिर जो अकुशल हैं वो 10 हैं, और उनकी वेतन कितना है 200 रुपये है। ये वाला रहा। अब इसमें क्या करें अपन, अब इसमें जो उनकी अर्निंग है वो ऐड कर देते हैं नीचे। वेट आपका 600 प्लस 400 प्लस 200, तो देखें कितना हो गया, ऊपर आ गया आपका 36,000 प्लस 12,000 और प्लस 2,000, और नीचे कितना हो गया 6 यानी कि 4 1000 और एक ये 1200।
और डबल जीरो तो वैसे कैंसिल कर दी। अब कितना हो गया 360 प्लस 120 480 480 और 20, यानी कि 1 मिनट 36 और 12 48,000 की 50,000 हो गई। ये अपन ने मिस्टेक कर दी। यहाँ आपके पास आएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स 60 प्लस 30 प्लस 10, तो नीचे तो आपके पास कितना आया, नीचे तो 100 आएगा, और ऊपर कितना आया, ऊपर भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। ये 36 और 12 48 प्लस 2 50, तो आपका ये 50 और ये 00, यानी कि 50,000 तो ऊपर हुआ और 100 नीचे हुआ। 50,000 अपॉन 100 कितना आ गया, ये 500 आ गया। तो वेट क्या था आपका, जो नंबर ऑफ वेरिएबल थे फ्रीक्वेंसी की तरह उन्हीं को काम में लेंगे, और पेमेंट आपका ये था। तो 60 इंटू 60 100, 30 इंटू 40 100, 400 प्लस 10 इंटू 200, और नीचे 60 प्लस 30 प्लस 10 ये लिया आपने। तो ऊपर जो आया, ऊपर तो आ गया सबका सम 50,000 और नीचे आ गया 100, 50,000 अपॉन 100 500 आ गया। तो ये एवरेज आपकी उनकी इनकम हो गई। देखें क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, ऑप्शंस नहीं थे, तो ये 500 ही आपका आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त समांतर माध्य कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। अब ये क्या है, दो सीरीज़ दे रखी हैं आपको, दो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, तो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का मिला के एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बना दें, उसका जो माध्य निकालेंगे वो उनका कंबाइंड मीन कहलाता है। दोबारा से, दो सीरीज़ दे रखी हैं, दो सीरीज़ के अलग अलग माध्य दे रखे हैं और उनमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं वो पता है आपको। उन दोनों को मिला के एक नई सीरीज बना दिया आपने, एक ही सीरीज बना दी, कंबाइन कर दिया तो नई सीरीज का जो माध्य आएगा वो पहली और दूसरी सीरीज का कंबाइंड मीन आएगा। पहले एक वैसे ही एग्जाम्पल लिख देता हूँ। सपोज कोई स्कूल है, इसमें 11th A और 11th B दो सेक्शन हैं, 11th A एंड 11th B। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपनी मर्जी से लिख देते हैं। सपोज ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देते हैं, इसमें 60 हैं और इसमें 90 हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। इनके ऑब्टेन्ड मार्क्स, जैसे कोई एग्ज़ाम लिया तो इनके मार्क्स कितने आए वो यहाँ मार्क्स लिख देते हैं। मार्क्स यानी कि प्राप्तांक। पहले सेक्शन में तो एवरेज मार्क्स आए, मार्क्स की बजाय अपन कह देते हैं एवरेज मार्क्स। औसत प्राप्तांक कितने आए, पहले क्लास में जो 60 स्टूडेंट है उनके एवरेज मार्क्स तो आए 90, और दूसरी क्लास में जो 11th B है उसमें एवरेज मार्क्स आए 70। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि पूरे स्कूल में जो 11th क्लास के सारे स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट कितने हो गए, 11th A में तो 60 स्टूडेंट है और 11th B में 90 स्टूडेंट है, तो दोनों को मिलाकर 150 स्टूडेंट हो गए। तो 150 स्टूडेंट का माध्य निकालो कितने मार्क्स आए। तो देखें, तो देख क्या रखा है आपको वो मैं साइड में लिख देता हूँ। पहले स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं आपके पास, ये फॉर क्लास 11th A के लिए क्या किया आपने, 11th A के लिए निकाला, एवरेज मार्क्स कितने थे इसके 90। ऊपर क्या आएगा, सारे मार्क्स का योग आएगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 60, तो देयरफॉर ये योग मान लिया S1 आया। 11th A के जो स्टूडेंट हैं उनके सारे प्राप्त अंकों को योग क्या लिख दिया आपने, उनके सारे प्राप्त अंकों को योग आपने S1 लिख दिया है। तो S1 कितना आ गया, S1 आ गया 60 इंटू 90। और इसी तरह से अपन 11th B के लिए लिख देते हैं। 11th B के लिए 11th B के लिए प्राप्तांक कितने दे रखे हैं, औसत प्राप्तांक वो दे रखे हैं आपको 70, तो वो लिखा आपने 70। और योग कितना है, मान लिया S2 है, ये प्राप्तांकों का योग है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे उसमें 90 थे, तो वो यहाँ पे 90 आ गई। इसका मतलब S2 बराबर कितना आ गया, ये 90 इंटू 70 आ गया। क्या करना है आपको, दोबारा से देखें क्वेश्चन क्या है। 11th A 11th B दो सेक्शन है। 11th A में नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 हैं, 11th B में नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 हैं। 11th A के स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 90, और 11th B के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स दे रखे हैं आपको 60। अब आपको कह रहा है कि पूरे स्कूल में जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट सारे कितने हो गए 60 प्लस 90, तो 150 स्टूडेंट्स का एवरेज मीन निकालो, मतलब एवरेज मार्क्स निकालें। तो क्या आएगा, तो कैसे निकालेंगे अपन एवरेज मार्क्स,
सभी 150 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक, एवरेज ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो कैसे आएगा, पहले सभी बच्चों के प्राप्तांकों का योग कर दें और फिर सभी बच्चों की संख्या लिख दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दें। 11th ए के विद्यार्थियों के जो प्राप्तांकों का योग है वो S1 लिया, 11th बी के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग S2 लिया, और संख्या पहली क्लास में 60 और बी सेक्शन में 90 वो लिख दिया। अब S1 कहाँ है अपने पास, S1 वहाँ लिखा है, वो लिख देते हैं आप 60 × 90। S2 क्या है 90 × 70, और S1 और नीचे सभी विद्यार्थियों की संख्या 60 + 90। अब क्या किया, 0 0 कैंसिल कर देते हैं अपन, यहाँ कितना आ गया 6 9 जा 54, 5 4 0, और यहाँ आ गया 6 3 0, और नीचे आ गया 17, यानी ये फिर ऐड कर दिया आपने, 0 आ गया 7, यानी कि 1170 अपॉन 17 ये आया। 17 से डिवाइड कर देते हैं इसमें, 17 7 जा 112, 112 यानी कि ये 7 और 5 बचेगा 0, 7 पॉइंट डिवाइड कर लेते हैं। ये 0 था वो अपन ने कैंसिल कर दिया, ये गलत कर दिया, नीचे 90 + 60 15 आएगा, 15 7 105, 105 12 और ये 8 78 आ गया। तो एवरेज मार्क्स 70 मार्क्स आ गए। दोबारा देखें अपन स्टार्टिंग से, एक स्कूल में 11th है, 11th बी 2 सेक्शन है, 11th ए में 60 स्टूडेंट हैं, 11th बी में 90 स्टूडेंट हैं, उनके एवरेज मार्क्स 11th ए वाले स्टूडेंट के 90 और 11th बी में 70 है। इसमें ज़्यादा होशियार बच्चे हैं ए में, तो उनके एवरेज मार्क्स ज़्यादा हैं। तो अब आपको क्या करना था, सभी 150 स्टूडेंट का प्राप्तांकों का एवरेज निकालना था, औसत माध्य निकालना था। तो पहले अपन ने देखा माध्य की परिभाषा से, माध्य क्या होता है, सारे पूर्णांकों का योग और अपॉन विद्यार्थियों की संख्या। तो योग S1 है तो कितना आ गया 16 × 90। इसी आर्गूमेंट से बी के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों योग S2 90 × 70 आ गया। अब सभी बच्चों का वो एवरेज मार्क्स निकालना था, तो सभी स्टूडेंट के प्राप्तांकों का योग अपॉन उनकी संख्या, तो वो लिख दिया आपने, और कैलकुलेशन की कितना आ गया, वो 78 आ गया। तो इसी की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, वो फार्मूला बना सकते हैं। फार्मूला कैसे, जैसे ये तो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन बी, और ये इनके ऑब्टेन्ड मार्क्स थे। तो इसी को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, सपोज फर्स्ट और सेकंड 2 सीरीज हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 सीरीज ले ली आपने। पहली सीरीज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, वो n1 है, दूसरी में नंबर ऑफ वेरिएबल्स n2 हैं, और फिर एवरेज मतलब मीन ले लिए इनके। मीन क्या क्या है, मीन आपने यहाँ साइड में लिख देते हैं। पहली सीरीज का मीन x1 बार ले लेते हैं, या m1 भी ले सकते थे, अब x1 बार लिख देते हैं, और दूसरी सीरीज का मीन x2 बार है। अब दोनों को मिला के एक नई सीरीज बना दी, नई सीरीज बना दी, तो उसका कंबाइंड माध्य कितना होगा, संयुक्त माध्य। तो जो अपन ने पीछे बनाया था उसी तरह से लिख देते हैं, संयुक्त माध्य या समांतर माध्य, कंबाइंड मीन, मीन और यू कैन से अर्थमेटिक मीन। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ये आपने कैसे लिख दिया, जो पीछे लिखा था उसी को देख के लिख दिया। पीछे क्या लिखा था 60 × 90, 60 क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए, मतलब सेक्शन ए, और ये 90 क्या था, उस सेक्शन ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत एवरेज माध्य, ये n2 था, और ये दूसरी क्लास के बच्चों का औसत प्राप्तांक थे, और नीचे n1 प्लस n2 था। तो यही लिख दिया आपने। तो कितना हो गया, 2 सीरीज हैं, पहली सीरीज में नंबर ऑफ स्टूडेंट n1 या नंबर ऑफ वेरिएबल n1, दूसरी सीरीज में नंबर ऑफ वेरिएबल n2, पहली सीरीज का माध्य x1 बार, दूसरी सीरीज का माध्य x2 बार। तो कितना आ गया, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ये आ गया। अच्छा, अगर इसमें 3 सीरीज होती, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n3 होता और वेरिएबल x3 बार होता, तीसरी सीरीज होते, और तीनों सीरीज को मिला के फिर इनका कंबाइंड मीन निकालना होता आपको। तो क्या आता, इसी में एक और जोड़ देते, यानी 3 सीरीज हो जाती। पहली सीरीज में नंबर ऑफ वेरिएबल n1, दूसरी में नंबर ऑफ वेरिएबल n2 और तीसरी में नंबर ऑफ वेरिएबल n3, और तीनों के मीन x1 बार, x2 बार, x3 बार है। तब इनका कंबाइंड मीन क्या आता, तब संयुक्त माध्य लिख देते आप, x बार बराबर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार
प्लस N3 x3 बार अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। और अगर 3 सीरीज की जगह अपन कह देते के सीरीज है ये, यहाँ 3 सीरीज की बजाय क्या है और आगे लगा देते के सीरीज लगा देते, तो के सीरीज का कंबाइंड मीन क्या आता, के श्रेणियों का संयुक्त समांतर माध्य कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो ये x बार बराबर आ जाता N1 x1 बार N2 x2 बार। वेरिएबल उनके नंबर ऑफ वेरिएबल वही एज्यूम कर लेते हैं आप, N1 N2 N3 अप टू N के, और उनके मीन क्या थे x1 बार x2 बार x3 बार अप टू x के बार, तो वही लिख देंगे आप। ये N3 x3 बार डॉट 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 N के x के बार, और डिनोमिनेटर में कर दिया आपने N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 N के। ये आपके 3 से भी अधिक हों तो उन श्रेणियों के लिए कंबाइंड मीन हो गया। अब यही पढ़ लेते हैं एक बार, संयुक्त समांतर माध्य कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। यदि दो वंटनों में या कह सकते हो 2 श्रेणियों में चरों की संख्या क्रम से N1 N2 और इनके माध्य क्रम से x1 बार x2 बार हों, तो दोनों समूहों का संयुक्त माध्य या कह सकते हो संयुक्त समांतर माध्य सूत्र x बार बराबर N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2 इससे दिया जाता है। दोबारा से, इफ़ x1 बार एंड x2 बार आर द arithmetic means, or you can say simply means of 2 distributions containing N1 and N2 variates respectively, then the combined mean of these 2 groups is x bar equal to क्या आएगा आपके पास, यही combined mean आ गया। x बार को लिख दिया आपने N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। ये सीरीज, दोनों सीरीज का कंबाइंड बनाने से जो नई सीरीज आई उसका अर्थमेटिक मीन आ गया। और अगर 3 सीरीज होती तो 3 सीरीज का लिख देते जो भी लिखा था। यदि 3 वंटनों में चरों की संख्या क्रम से N1 N2 N3 और उनके समांतर माध्य या सामान्य रूप से कहें तो माध्य x1 बार x2 बार x3 बार हों, तब तीनों को मिलाने पर जो नई सीरीज बनेगी उसका संयुक्त माध्य x बार बराबर क्या आ गया, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार प्लस N3 x3 बार अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। यानी 3 सीरीज हो गई, 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए, उनके अलग अलग मीन नंबर ऑफ वेरिएबल दे रखे थे, तो उनका कंबाइंड सीरीज का अर्थमेटिक मीन आ गया। और अगर ज़्यादा हो, यदि समूहों की संख्या 3 से अधिक हो, तो इन सभी का संयुक्त माध्य वही जो पहले लिखा था अपन ने के सीरीज के लिए, यहाँ डॉट डॉट लगा रखा है, जितनी भी सीरीज होंगी उतने ऐड कर देंगे, ये आ गया। अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 11 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ACF 12 का। एक फैक्ट्री के 2 पारियों में काम करने वाले 100 कर्मचारियों का औसत वेतन 260 रुपये है। यदि प्रथम पारी के 60 कर्मचारियों का औसत वेतन 280 है, दूसरी पारी के शेष 40 कर्मचारियों का औसत वेतन है, तो देखिए अपन कौन सा फार्मूला लगा देंगे, एक बार और पढ़ लेते हैं। द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री रनिंग इन 2 शिफ्ट्स इज 260। इफ द मीन वेज ऑफ 60 वर्कर्स इन फर्स्ट शिफ्ट इज 280, द मीन वेज ऑफ रेस्ट 40 वर्कर्स इन सेकेंड शिफ्ट इज। मतलब टोटल जो 100 कर्मचारी हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है, 260 दे रखा है। पहली शिफ्ट के 60 पारियों की जो एवरेज जो तनख्वाह है, वेतन है, वो कितना है, 280। तो अगली पारी में जो 40 व्यक्ति आते हैं उनकी एवरेज निकालनी है। तो ये आपके पास है सिंस x बार बराबर N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। अब यहाँ क्या क्या दे रखा है आपको, यहाँ x बार दे रखा है, सारे 100 का औसत कितना है आपके पास, 260 है। N1 यानी कि पहली शिफ्ट के 60 कैंडिडेट, x1 बार पहली शिफ्ट के कैंडिडेट का क्या है, वेतन 280 है। दूसरी शिफ्ट में कितने हैं, 40 है। तो दूसरी शिफ्ट का जो एवरेज पेमेंट, एवरेज जो वेतन है वो पता करना है आपको, तो सीधे फॉर्मूले में लगा देते हैं। सिंस दोबारा लिख रहा हूँ, x बार बराबर N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2, या इसको कह सकते हो आप N1 प्लस N2 इंटू x बार बराबर N1 इंटू x1 बार प्लस N2 इंटू x2 बार। मैंने तो ये फार्मूला लिख दिया है, फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स 100 और उनकी एवरेज वेतन कितना था, 260।
पहली शिफ्ट में कितने कैंडिडेट हैं 60, उनकी एवरेज पेमेंट कितना है 280, दूसरी शिफ्ट में कितने हैं 40, x2 बार कितना है कैलकुलेट करना है, ये रहा। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, एक जीरो कैंसिल कर देते हैं थ्रू आउट, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, एक जीरो कैंसिल कर दी। अब यहाँ कितना है आपका, ये एक साइड ले लेते हैं, तो शिफ्ट करने के बाद x2 कितना आ जाएगा वो देखें। यहाँ हो गया आपके पास ये 260 या 26 इंटू 100 हो गया यहाँ तो, या चलो 2600 कर देते हैं, -6 इंटू 28, ये हो गया आपका 1680, और दिस इक्वल टू कितना है x2 बार इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया आपने। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास x2, देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आएगा 420 और उधर आ गया तो ये 230 आ गया। देखिए आंसर दे भी रखा है या नहीं, हाँ 230 फर्स्ट आंसर आ गया। देखें दोबारा से देख लेते हैं, एक फैक्ट्री दे रखी है, एक फैक्ट्री में टोटल 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 2 शिफ्टों में चलती है, पहली शिफ्ट में 60 वर्कर हैं और दूसरी शिफ्ट में 40 वर्कर हैं। पहली शिफ्ट में जो एवरेज उनका पेमेंट है वेतन है वो 280 है, दूसरी शिफ्ट का पता नहीं है, और टोटल 100 का एवरेज पेमेंट कितना है 260 है। तो अपन ने कंबाइंड मीन वाला फार्मूला काम में लिया, x बार इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। यानी टोटल वेतन जितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं पर हेड 260 दे रहे हैं, 100 कैंडिडेट है तो 100 गुणा 260 ही हो गए। सुबह वाली शिफ्ट में कितने दे रहे हैं, सुबह वाली शिफ्ट में एक अब मजदूर को 280 दे रहे हैं, कुल 60 मजदूर हैं तो 60 गुणा 280। फिर सेकंड शिफ्ट में x2 तो आपने वेतन मान लिया और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 40, तो 40 इंटू x2, लीनियर इक्वेशन आ गई, सॉल्व किया आपने, x2 बराबर 230, तो ये आंसर आ। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चंस ले लिए हैं। यदि ए बी सी का माध्य कैपिटल M तथा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू -CA, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का माध्य है। अगेन इफ द मीन ऑफ ए बी एंड सी इज कैपिटल M एंड ए बी प्लस बी सी इक्वल टू -CA, देन मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज। गिवन क्या है आपके पास दिया है मीन ऑफ ए बी सी इज कैपिटल M, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू कैपिटल M। इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3M हो गया। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मैंने एक स्टेप बढ़ा के लिखा है। और साथ साथ क्या दे रखा है आपको, साथ दे रखा है ए बी प्लस बी सी बराबर -CA, तो देयरफॉर ये रिजल्ट आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस CA बराबर 0। एक ये दे रखा है आपको ए बी प्लस बी सी प्लस CA बराबर 0। अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो वो कैलकुलेट करते हैं अपन। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य यानी कि समांतर माध्य कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3। अब इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हैं उनको काम में ले लेते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर -2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस CA अपॉन 3। अच्छा a प्लस बी प्लस सी तो आपने दे रखा है क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली क्या दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3M है, तो इसकी वैल्यू 3M लिख देते हैं वहाँ। तो यहाँ क्या लिख दिया अपने पास, यहाँ हो गया 3M होल स्क्वायर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी अलग से दे रखा है आपको 0, ये 0 अपॉन 3। तो दिस इम्प्लाई रिक्वायर्ड मीन अवेस्ट माध्य, ऊपर तो क्या है आपके पास 3M होल स्क्वायर 9M स्क्वायर हो गया, 9M स्क्वायर अपॉन 3 यानी 3M स्क्वायर हो गया। एक बार देख लेते हैं आंसर कौन सा आ गया, 3M स्क्वायर सेकेंड आंसर आ गया। दोबारा देखते हैं, इफ द मीन ऑफ ए बी सी इज कैपिटल M एंड ए बी प्लस बी सी इक्वल टू -CA, देन मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज। आपको इनडायरेक्टली ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3M दे रखा है और ये दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस CA बराबर 0, और निकालना क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य निकालना था। तो आपने लिख दिया मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या आएगा, तीनों का सम किया, 3 से डिवाइड कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का को आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की सहायता से क्या लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर -2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस CA डिवाइडेड बाई 3 पहले से है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3M आपके पास है, वो लिख दिया आपने। ये 0 के बराबर है, 0 लिख दिया।
तो मीन क्या आ गया अपने पास, रिक्वायर्ड मीन 3m² आ गया, रिक्वायर्ड मीन, और यू कैन से अर्थमेटिक मीन। तो ये क्वेश्चन हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 13, व्यक्तियों के एक समूह की माध्य आय 400 है, दूसरे समूह की व्यक्तियों का माध्य 480 है। यदि दोनों समूह के सभी व्यक्तियों का माध्य 430 है तो समूह में व्यक्तियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगेन, द एवरेज इनकम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स इज ₹400 एंड दैट ऑफ सेकंड ग्रुप इज 480। इफ द एवरेज इनकम ऑफ ऑल द पर्सन ऑफ बोथ ग्रुप्स इज ₹430 देन फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप्स। यानी दो ग्रुप दे रखे हैं, एक तो फर्स्ट ग्रुप मान लो और एक सेकंड ग्रुप। इसमें नंबर ऑफ पर्सन आप N1 ले लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ पर्सन N2 ले लेते हैं, और इनकी जो एवरेज इनकम है वो कितना है, फर्स्ट ग्रुप में 400 है और सेकंड ग्रुप में व्यक्तियों के एक समूह की 400 और इसमें 480 है, और कंबाइंड कितनी है, कंबाइंड 430 है। 430 ये आपकी कंबाइंड है, संयुक्त है। तो पूछ रहा है कि N1:N2 का मान निकालो, वही पहले की तरह। सिंस x बार बराबर N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2, तो क्या आ गया ये N1 प्लस N2 यहाँ ले लिया आपने इंटू x बार, ये हो गया N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार। N1 N2 का रेशो निकालना है आपको। x1 बार क्या दे रखा है वो देख लेते हैं, x2 बार क्या है वो लिख लेते हैं, और x बार क्या है वो लिख लेते हैं। x बार कंबाइंड तो दे रखा है आपको 430, तो ये तो 430 है, ये 400 है और ये 480 है। दोबारा से देख लेते हैं। व्यक्तियों के एक समूह की माध्य आय ₹400 है, यानी कि जो इनकम है ग्रुप ऑफ पर्सन की 400 है। दूसरे समूह के व्यक्तियों का माध्य 480 है, यानी कि x1 बार 400 और x2 बार 480। दोनों समूह के सभी व्यक्तियों का माध्य 430 है, यानी कि x आपका x बार 430 दे रखा है, तो बस यही लिख देते हैं यहाँ। तो कितना हो गया N1 प्लस N2 इंटू 430। N1 x1 बार कितना है 400, तो 400 N1 आ गया, और दूसरा क्या है 480, तो 400 N2 आ गया। तो देखें N1 वाली टर्म तो उधर ले लेते हैं, 430 माइनस 400 ये हो गया 30 N1। N2 वाले उधर ले लेते हैं 480 N2, और इधर कितना है 430, उस साइड गया तो कितना हो गया ये 50 N2। यानी दिस सिंप्लाइज N1 अपॉन N2 इज 5:3, यानी कि दोनों जो ग्रुप्स हैं उनमें नंबर ऑफ पर्सन्स का रेशो कितना हो गया 5:3 हो गया। यही आपको पता करना था। दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। व्यक्तियों के एक समूह की माध्य आय 400 है, 400 रुपये है, और दूसरे समूह के व्यक्तियों का माध्य आय ₹480 है। यदि दोनों समूह के सभी व्यक्तियों का माध्य मतलब आय का माध्य ₹430 हो तो समूह में व्यक्तियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो ग्रुप ले लिए आपने, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में नंबर ऑफ पर्सन्स आपने N1 एज्यूम कर लिया, सेकंड में N2 एज्यूम कर लिया। पहले की जो एवरेज इनकम है 400 है, दूसरे ग्रुप की एवरेज की 480 और कंबाइंड 430 है। तो अब जो कंबाइंड मीन का फार्मूला है वो लिखा आपने और दोनों की वैल्यू रख दी। x बार के लिए 430 रख दिया, x1 बार के लिए 400 और x2 बार के लिए 480। छोटी सी कैलकुलेशन, N1/N2 बराबर 5/3 आ गया, यानी 5:3 का रेशो आ गया। अब आता है समांतर माध्य के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो प्रॉपर्टीज में क्या है देखते हैं। सपोज किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में x1, x2, x3 अप टू xn ये वेरिएबल है। x1, x2, x3, xn वेरिएबल है और इनका जो मीन है, मीन आपका x बार है। x1, x2, x3 अप टू xn वेरिएबल है और उनका मीन क्या है, x बार है। अब एज्यूम कर लेते हैं एक कोई कांस्टेंट है आपके पास लैम्डा, नॉन जीरो कांस्टेंट है। नॉन जीरो कांस्टेंट है, अगर लैम्डा को सारे वेरिएबल में ऐड कर दें। नंबर 1 क्या कर दिया आपने, फर्स्ट कि x1 को लिख दिया x1 प्लस लैम्डा, x2 को लिख दिया x2 प्लस लैम्डा और x3 को लिख दिया x3 प्लस लैम्डा, और इसी तरह डॉट 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 लास्ट को लिख दिया xn प्लस लैम्डा। तो अब ये नए वेरिएबल हो गए। पहले वेरिएबल क्या थे, x1, x2, x3 अप टू xn,
और दूसरे वेरिएबल क्या हो गए, सब में लैम्डा ऐड कर दिया, x1 प्लस लैम्डा, x2 प्लस लैम्डा, x3 प्लस लैम्डा डॉट 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 xn प्लस लैम्डा। तो इसका मीन क्या आ जाएगा, x बार प्लस लैम्डा आ जाएगा। और अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर देते आप, अगर आप ऐसा करते सेकंड में क्या करते आप, सभी में से x1 सभी वेरिएबल में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देते, x2 माइनस लैम्डा, x3 माइनस लैम्डा एंड लास्ट xn माइनस लैम्डा। तो अब इसका मीन क्या आता, वो x बार माइनस लैम्डा आएगा। यानी जो भी वेरिएबल दे रखे हैं उनमें एक कांस्टेंट ऐड कर दें, तो नए जो कांस्टेंट्स आ गए उनका मीन कितना आएगा, पुराने मीन में वो कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो गुणा हो जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं क्या किया आपने, अब सब में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा x1, लैम्डा x2, लैम्डा x3 डॉट 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 लैम्डा xn। इनका मीन निकालें तो वो लैम्डा x बार आएगा। डिवाइड कर दें लैम्डा से तो वो x बार अपॉन लैम्डा आ जाएगा। और अगर इनको कंबाइन कर दें, a और b दो कांस्टेंट ले लें, पहला वेरिएबल आ गया ax1 प्लस b, दूसरा वेरिएबल ax2 प्लस b, तीसरा वेरिएबल ax3 प्लस b और लास्ट वेरिएबल axn प्लस b आ जाए, तो इनका मीन क्या आएगा, ax बार प्लस b आएगा। बेहद आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, जीरो लेवल का प्रूफ सभी बुक्स में जो भी आपके पास है उनमें दे रखा है, मैं यहाँ प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। यानी कि आपको क्या दे रखा है, x1 x2 x3 अप टू xn n वेरिएबल्स हैं और इनका मीन क्या है, x बार है। अगर कोई कांस्टेंट लैम्डा ले लें, नॉन जीरो कांस्टेंट सभी वेरिएबल में ऐड कर दें, तो जो नए वेरिएबल आए उनका मीन क्या आ जाएगा, x बार प्लस लैम्डा आ जाएगा। अगर लैम्डा घटा दें सभी में से तो नए वेरिएबल्स का मीन क्या आ जाएगा, x बार माइनस लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा का सब में गुणा कर दें तो नया मीन लैम्डा x बार आ जाएगा। लैम्डा से डिवाइड कर दें तो नया मीन x बार अपॉन लैम्डा आ जाएगा। और अगर इन जो प्रॉपर्टी दोनों को कंबाइन कर दें, फर्स्ट और थर्ड को, तो ये नई आ गई। चलो एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। दिया क्या है आपको, आपको दिया है x बार बराबर समीशन ऑफ xi अपॉन n, या इसको और डिटेल में लिख दें तो x बार बराबर दे रखा है आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n, ये दे रखा है आपको। अब आपको निकालना क्या है, अब निकालना है आपको नए वेरिएबल में जो कंबाइंड है वो वाला कर देता हूँ, ax1 प्लस b, ax2 प्लस b, ax3 प्लस b और डॉट 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 axn प्लस b का माध्य, समांतर माध्य। माध्य क्या है या समांतर माध्य क्या है, अर्थमेटिक मीन। तो अब अर्थमेटिक मीन निकालना तो आप जानते हैं, सारे वेरिएबल को ऐड करो और नंबर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड कर दो, तो वही लिख देते हैं। क्या आएगा, ax1 प्लस b प्लस ax2 प्लस b प्लस ax3 प्लस b प्लस डॉट 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 axn प्लस b डिवाइडेड बाई n, ये किया। अब आपने क्या किया, ऊपर फर्स्ट लाइन में सभी में से a कॉमन ले लिया। a कॉमन ले लिया मतलब जो वेरिएबल वाले टर्म में सब में x का मल्टीप्लाई और x में a का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a वाले पद एक साथ ले लिए, ax1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn प्लस हर ब्रैकेट में से b कलेक्ट किया, b प्लस b कितनी बार हो गया, n बार, तो ये nb और डिवाइडेड बाई n। तो देखो ये कितना आ गया, a ये तो हो गया समीशन xi अपॉन n और वहाँ nb अपॉन n b आ गया। इसका मतलब नया माध्य क्या आ गया, नया माध्य आ गया आपके पास ax बार प्लस b। यही तो आपने लिखा था, क्या लिखा था आपने, दोबारा देख लेते हैं। यदि x1 x2 x3 अप टू xn n वेरिएबल हैं और उनका समांतर माध्य x बार है, तो जो नए वेरिएबल आपने a और b की हेल्प लेके बनाए, ax1 प्लस b कॉमा ax2 प्लस b कॉमा ax3 प्लस b डॉट 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 axn प्लस b, तो इनका समांतर माध्य क्या आ गया, ax प्लस b आ गया। यही आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा। x1 x2 x3 इनका मीन दे रखा है, x1 से लेके xn तक x बार, तो x बार बराबर था सिग्मा xi अपॉन n, और अपन ने नए वेरिएबल का मीन लिखा। तो नए वेरिएबल का मीन कैसे निकाला, सारे नए वेरिएबल को ऐड कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। वो देखा, पहले a वाली टर्म इकट्ठी कर ली, फिर b वाली टर्म इकट्ठी कर ली, n से डिवाइड किया तो क्या आ गया, ये a समीशन xi अपॉन n प्लस b, यानी a x बार प्लस b आ गया। यही आप लिख रहे थे।
तो ये इनको प्रूफ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है दूर दूर तक, सीधे सीधे आप लर्न करके रखेंगे। तो इस तरह से ये समांतर माध्य की बहुत सी प्रॉपर्टी हैं, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई सिर्फ। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, शेष फिर प्रॉपर्टी और इन पर आधारित क्वेश्चंस अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।